मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस श्रृंखला की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं और हमारी टीम का इसकी सफलता में जितना योगदान है, मैं चाहता हूं कि उससे ज़्यादा योगदान के लिए धन्यवाद मैं आप लोगों का प्रेषित करूं, जो आपने इसको इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद दिया। इसके लिए आप सभी सच्चे दिल से साधुवाद के पात्र हैं और आपका यही विश्वास हमें और भी ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर कर देता है, शोधपरक जानकारी जुटाने और आप तक प्रस्तुत करने के लिए हमें और भी अधिक मेहनत करने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। साथियों, बात हमारी इन दिनों चल रही है जीवन के संध्या काल पर, अर्थात वृद्धावस्था पर। क्या वो वृद्धावस्था, वो जीवन का संध्या काल आपको अपने जीवन साथी के साथ सुखपूर्वक बिताने को मिलेगा या एकांत के अंधकार में आपको जीना पड़ सकता है? साथियों, पहले भी इस श्रृंखला के प्रत्येक एपिसोड में हमने इस बारे में चर्चा की है। आज फिर मैं 2-3 पॉइंट्स दोहराना चाहता हूं कि यदि समय रहते एक दंपत्ति को ये पता लग जाए कि उन दोनों में से पहले दिवंगत कौन होगा, तो कुछ ऐसे आर्थिक निर्णय हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं जिनको बेहतर ढंग से ले करके जो संध्या काल है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। संयुक्त परिवार जो है वो समाप्त हो चुके हैं लगभग, और एकल परिवार में आज किसी के पास ऐसा समय नहीं है। हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है कि वो किसी और को समय दे पाए। और इनसे भी बढ़कर के जब भी मुझे चाहे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की बात हो या पर्सनल मीटिंग की बात हो, बहनें एक प्रश्न अवश्य पूछती हैं कि आचार्य जी, ये बता दीजिए आप कि मेरे पतिदेव और मुझ में से पहले कौन इस दुनिया से जाएगा। तो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ही ये एपिसोड्स हमने बनाए थे। आज चर्चा हम करेंगे मीन लग्न के बारे में। और हाँ, ये जो चर्चा है, ये जो विश्लेषण है, ये केवल प्रथम विवाह पर लागू होते हैं, केवल, और किसी भी प्रकार के, ना तो द्वितीय विवाह, ना किसी प्रकार के लिव इन रिलेशनशिप पर ये लागू बिल्कुल भी नहीं होते। दूसरी बात, अगर पूर्ण वैदिक रीति से किसी अच्छे विद्वान के सानिध्य में अगर कुंडलियों का मिलान किया जाए तो इन संभावनाओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। साथियों, मीन लग्न में हम विधवा या विधुर योग के बारे में चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले अनिवार्य तौर पर आपको #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करना है और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजना है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न में कब विधवा या विधुर योग का निर्माण होता है जानते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 12 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए इसको हम ज्योतिष की भाषा में मीन लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। आज 2 स्थितियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के 6ठ भाव में मंगल देव, 7म भाव में राहु देव और 8म भाव में शनि देव, ये तीनों यदि इन स्थितियों में हैं, तीनों स्थितियां होनी आवश्यक है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, चाहे ये स्त्री है या पुरुष है, इनका जो जीवन साथी है वो इनसे पहले इस दुनिया से विदा हो जाता है। मंगल आप देख रहे हैं कि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में धनेश व भाग्येश है,
लग्नेश गुरु का परम मित्र भी है, इसलिए ये हमेशा शुभ परिणाम ही यहां पर देगा। ऐसा व्यक्ति गजब का, जी हां मैं कह रहा हूं, गजब का पराक्रमी होगा, पर वो सारे के सारे पराक्रम के कार्य का जो सदुपयोग है वो परोपकार के लिए अर्थात दूसरों की मदद करने के लिए ही उपयोग करता है। कभी भी साहस का वो आर्थिक लाभ स्वयं के लिए नहीं उठाता। बड़ा प्रयोगधर्मी होता है। नवोन्मेष, नए नए कार्य करना, नई नई चीजें सीखना इनको बहुत प्रिय होता है। नींद के भी ये शौकीन होते हैं। देर से उठना इनको पसंद होता है और जो इनकी नियमित दिनचर्या की यदि मैं बात करूं तो वो हमेशा बदलती रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमेशा आते रहते हैं। तो इनको सलाह मेरी तरफ से यही है कि उसको नियमित करने का आप प्रयास करें। खर्च के मामले में भी ये व्यक्ति बेहद लापरवाह पूर्ण देखे जाते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति जो मीन लग्न में ऐसे व्यक्ति को विधवा या विधुर योग का सामना करवा सकती है वो है, सबसे पहले सूर्य का आपको स्थान देखना है कि क्या वो लग्न या द्वितीय भाव में है। इन दोनों में से किसी भी भाव में यदि सूर्यदेव विराजमान है और इसके साथ ही सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह हो, ये दोनों शर्तें एक साथ में पूरी होनी चाहिए। पाप ग्रहों की यदि बात करें तो राहु, केतु, शनि या मंगल, इनमें से कोई एक होना चाहिए। यद्यपि मंगल एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में है, परंतु यहां भी वो इस स्थिति में इस व्यक्ति से पहले इनके जीवन साथी को दुनिया से विदा करने का कार्य करता है। सूर्य देख रहे हैं कि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में षष्ठेश है। पिता से इनको न केवल संपत्ति प्राप्त होगी बल्कि नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान और इसके साथ ही उत्तरदायित्व भी इनको, जिम्मेदारी भी इनको मिलेगी। कला के ये पारखी भी होते हैं और स्वयं भी किसी न किसी कला में सिद्धहस्त होते हैं। साथियों, इनका जो व्यक्तित्व है वो एक दार्शनिक व्यक्तित्व है। ये रीड बिटवीन द लाइंस, अर्थात जो आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, अर्थात दर्शन के ये एक अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं और एक अच्छा सेंस इनका फिलोसॉफी का और ह्यूमर का बहुत ज़बरदस्त होता है। इनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई सुनने वाला उन पर कभी बिलीव नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये बात तो आप मन गढ़ंत कह रहे हैं, जबकि वो इनके जीवन की सच्चाई होती है। ये कभी प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं करते। इनकी प्रतिस्पर्धा यदि किसी से है तो वो स्वयं अपने आप से होती है। स्वयं को ये बेहतर बनाते हैं। प्रकृति के ये प्रेमी होते हैं। पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, उनके साथ में ये समय बिताना पसंद करते हैं। अपने किसी भी अच्छे गुण का इनको किंचित भी घमंड नहीं होता है और जो भी ये करते हैं स्पष्ट रूप से करते हैं, घोषित रूप से ये करते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना कि मीन लग्न में कब ऐसी दो स्थितियां निर्मित होती हैं जो व्यक्ति को विधवा या विधुर योग या वृद्धावस्था में अकेले रहने को मजबूर करने का कार्य करती हैं। साथियों, हमारी अगली श्रृंखला दाम्पत्य जीवन से संबंधित होगी या राजयोग से या जीवन के किसी और पक्ष से, ये आपको अगले एपिसोड में जल्द ही पता लगेगा। आप अपने जो कमेंट हैं उसके माध्यम से भी हमें विषय सुझा सकते हैं कि इस विषय पर हमें एपिसोड बनाने चाहिए। हम और हमारी टीम मिलकर उस पर कार्य ज़रूर करेंगे। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मधुलिका जी का। मधुलिका जी, आपने लिखा है कि दाम्पत्य में खटास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो बात है वो कोर्ट कचहरी तक आ पहुंची है। तलाक का मुकदमा होने को तैयार है। मधुलिका जी, मैं भी थोड़ा सा स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। अभी जो ये दाम्पत्य के खटास का सिलसिला है बहुत जल्दी थमने वाला नहीं है। कम से कम 3 वर्ष आपको इसका सामना करना पड़ सकता है, परंतु उसके बाद स्थितियां नियंत्रण में आपके अनुकूल आ जाएंगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, मीन लग्न की जन्म पत्रिका में धनेश और भाग्येश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।